किसी भी जनादेश को, किसी भी मैंडेट को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले जनता के विश्वास को समझना होगा। ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक जीता जागता रिश्ता है। ये बनता कैसे है, इसे कमाया कैसे जाता है, और जब वादे टूटते हैं तो ये खो कैसे जाता है। इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे को नहीं देख रहे, हम मध्य प्रदेश के नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि शासन का जनादेश सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे सोच समझकर एक सिस्टम से तैयार किया जाता है। नागदा खाचरौद, ये एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनिया हैं जिनकी तकदीर एक है। एक तरफ है नागदा की औद्योगिक शहरी धड़कन, यहाँ की हवा में आपको केमिकल की गंध मिलेगी, फैक्ट्रियों का धुआं मिलेगा और बाजारों में एक कभी ना रुकने वाली हलचल। और दूसरी तरफ है खाचरौद की खेती किसानी वाली ग्रामीण लय। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी महक है जो मौसम के आने जाने और फसलों की किस्मत से बंधी है। एक तरफ फैक्ट्री मजदूर के बच्चे के सपने हैं तो दूसरी तरफ एक किसान के। ये कहानी इन्हीं दो दुनियाओं की है और उस पुल की जो इन्हें एक ही राजनीतिक भाग्य में जोड़ता है। तो इस जनादेश की इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमारा ये पूरा विश्लेषण 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम लोगों की नब्ज को महसूस करेंगे, उनकी असली चिंताएं क्या हैं वो सुनेंगे। फिर उन बड़े चुनावी संकेतों को देखेंगे जो डेटा हमें बताता है। इसके बाद हम नतीजों की बनावट को समझेंगे, इसकी अस्थिरता का गहरा इतिहास देखेंगे और आखिर में एक स्थायी विश्वास बनाने के लिए शासन का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव की नींव, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत लोगों की उन चिंताओं से होती है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं। ये टीवी पर होने वाली बड़ी बड़ी बहसों के बारे में नहीं है, ये जमीन की आवाज है, वो मुद्दे जो हर घर में हर दिन महसूस किए जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई है, उनकी जीती जागती हकीकत। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब है केमिकल फैक्ट्रियों से आता जहरीला पानी, जो न सिर्फ फसलों को बल्कि परिवारों की सेहत को भी दांव पर लगाता है। युवाओं की बेरोजगारी का मतलब है धीमी पड़ती फैक्ट्रियां और टूटते हुए सपने, हाथ में डिग्रियां होने के बावजूद निराशा। बिजली की कटौती का मतलब है बच्चे की पढ़ाई में रुकावट, एक छोटे व्यापारी का नुकसान। और खराब सड़कें सिर्फ गड्ढे नहीं हैं, वो बाजार तक पहुंचने में किसान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। यही वो जगहें हैं जहां शासन लोगों की जिंदगी से टकराता है और अक्सर नाकाम हो जाता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों और निराशाओं के बावजूद यहाँ के लोग चुप नहीं बैठते। वो लोकतंत्र में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यहाँ वोटर टर्नआउट लगातार 75% से ज्यादा रहता है, कई बार तो 82% को भी पार कर जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है, बहुत सजग है। उनका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये जवाबदेही तय करने का एक हथियार है। ये उनकी आवाज है और वो इसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो लोगों की ये भागीदारी हमें बताती क्या है? उनकी शिकायतें और उनका ये भारी मतदान, ये कड़ी हमें कहाँ ले जाती है? अब हम जमीन की आवाज से डेटा की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम इस क्षेत्र के राजनीतिक चरित्र का एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नंबर उन पैटर्न्स को उजागर करते हैं जो इसकी पहचान बन गए हैं। जब हम डेटा को खंगालते हैं तो जमीन से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ये एक पक्की स्विंग सीट है जो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, यहां किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात, जीत का अंतर अक्सर बहुत मामूली, एकदम कांटे की टक्कर वाला होता है, जो हर एक वोट की कीमत बताता है। और तीसरी, यहां का सामाजिक ताना-बाना बेहद जटिल और विविध है, जो यहां की राजनीति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब इस सामाजिक ताने बाने को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई एक रंग का कपड़ा नहीं है, ये अलग अलग उम्मीदों वाले समुदायों का एक मिला जुला गुलदस्ता है। ओबीसी समुदाय, जिसमें गुर्जर और यादव खास हैं, वो सबसे बड़ा समूह है। फिर अनुसूचित जातियों की एक बहुत बड़ी आबादी है, करीब 27%। और नागदा जैसे शहरी इलाकों में मुस्लिम और जैन जैसे अल्पसंख्यक समूह भी हैं, जिनकी अपनी खास चिंताएं हैं। इन सभी की उम्मीदों को समझना और उनमें संतुलन बनाना ही राजनीतिक कामयाबी की कुंजी है। और ये स्लाइड बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि ये सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में कैसे बदल जाते हैं। 2018 और 2023 के चुनावों के बीच ये जबरदस्त बदलाव देखिए। 2018 में कांग्रेस करीब 5000 वोटों के छोटे से मार्जिन से जीती। ठीक 5 साल बाद 2023 में बीजेपी लगभग 16000 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत गई।
ये कुल मिलाकर 21,000 से ज्यादा वोटों का स्विंग है। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, ये तो नदी के बहाव की दिशा बदलने जैसा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? तो समझने वाली बात यह है कि इतने बड़े बदलाव किसी एक घटना या किसी एक इंसान की वजह से नहीं होते। ये गहरी अंदरूनी व्यवस्थाओं और ताकतों का नतीजा होते हैं। राजनीति की सतह के नीचे जो मशीनरी काम कर रही है, उसे समझने के लिए हमें क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझना होगा। हमारे विश्लेषण में 3 मुख्य कारण हैं जो इन बदलावों को चलाते हैं। पहला और सबसे बड़ा है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता के खिलाफ लहर। ये कोई नकारात्मक चीज नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए एक मांग है। यहां के वोटर्स विकास के वादे पूरे न होने पर अपने प्रतिनिधि को बदलने से बिल्कुल नहीं डरते। दूसरा है संगठन की ताकत। ये एक तरफ उम्मीदवार के व्यक्तिगत करिश्मे और दूसरी तरफ पार्टी की मजबूत बूथ लेवल मशीनरी के बीच की लड़ाई है। और तीसरा नैरेटिव पर कंट्रोल, यानी चुनाव का मुद्दा क्या है। क्या चुनाव स्थानीय शिकायतों जैसे पानी और सड़कों पर लड़ा जा रहा है, या फिर उसे राज्य या राष्ट्रीय मुद्दों के फ्रेम में सेट किया गया है। जो भी पक्ष नैरेटिव को कंट्रोल करता है, अक्सर चुनाव भी वही कंट्रोल करता है। और यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में संविधान सबको बोलने का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार एक जिम्मेदारी के साथ आता है, और वो है सूचित होने की, जानकारी रखने की जिम्मेदारी। जब वोटर स्थानीय हकीकत, अपनी जरूरतों और पिछले प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेते हैं, तो वो सिर्फ वोट नहीं डाल रहे होते, वो एक गरिमापूर्ण सार्वजनिक जीवन की नींव रख रहे होते हैं। एक ऐसा सार्वजनिक जीवन जो तथ्यों पर आधारित हो, सिर्फ भावनाओं पर नहीं। ये जो हालिया बदलाव हमने देखा, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत पुराने और इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। इस व्यवहार की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा, जिसे हम कहते हैं फोरेंसिक पैटर्न मेमोरी, यानी अतीत के डेटा में छिपे सुरागों को खोजना। ये टेबल पूरी कहानी खुद ही कह देता है। जरा इस लय को देखिए। 2008 कांग्रेस, 2013 बीजेपी, 2018 फिर कांग्रेस, 2023 फिर बीजेपी। पैटर्न बिल्कुल साफ है, एक पेंडुलम की तरह। ये हमें बताता है कि यहाँ सत्ता लीज पर मिलती है, और उस लीज की शर्तों को हर 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। यहाँ का वोटर मकान मालिक है, वफादारी कमानी पड़ती है, वो मुफ्त में नहीं मिलती। तो इस पेंडुलम को चलाता क्या है? असल में ये किसी गहरी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये उम्मीदों और भरोसे की एक बहुत ही मानवीय कहानी है। ये अस्थिरता उन्हीं बार बार आने वाले स्थानीय मुद्दों पर जवाबदेही की एक होड़ से चलती है, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। खेती का संकट, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और नाकाफी सेवाएं। हर चुनाव में एक ही सवाल पूछा जाता है, इन बुनियादी समस्याओं को हल करने के वादे में कौन ज्यादा भरोसेमंद लगता है। तो अगर समस्या टूटे हुए विश्वास का एक बार बार चलने वाला चक्र है, तो फिर कोई स्थायी विश्वास कैसे बना सकता है? अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। एंटी इनकम्बेंसी के इस चक्र को तोड़ने के लिए एक व्यवस्थित तरीका क्या हो सकता है? यह सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये इस पूरे चक्र को ही तोड़ने के बारे में है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला। ये शासन के लिए एक 4 स्तंभों वाली रणनीति है, जो समस्या को हर तरफ से देखती है। इसका मकसद सिर्फ वादे करना नहीं है, बल्कि वोटर के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना है, यानी उनके वोट के बदले में असली, ठोस और मापने योग्य नतीजे देना। इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी, जिसका फोकस है हर बूथ पर गहरी, माइक्रो लेवल पर लोगों की बात सुनना। यह सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि लगातार सुनने की एक व्यवस्था बनाने के बारे में है। दूसरा, संगठनात्मक, जो पार्टी के ढांचे को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सेवा देने के लिए जमीन से दोबारा खड़ा करता है। तीसरा, नैरेटिव, जो प्रचार नहीं, बल्कि लोगों के असली अनुभवों में बसी एक सच्ची कहानी है। और चौथा, संसाधन, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय, ध्यान और मानव पूंजी जैसी हर चीज का समझदारी से इस्तेमाल शामिल है। ये सिद्धांत जमीन पर एक व्यावहारिक, समय सीमा वाली 90 दिन की सीढ़ी रणनीति से अमल में लाया जाता है। पहले 30 दिन नागरिक संवाद के जरिए जमीन तैयार करने और लोगों को सुनने के लिए हैं। ये एक तरह से बीमारी का पता लगाना है। अगले 30 दिन मुद्दे आधारित काम के लिए हैं, जैसे स्वच्छ जल सप्ताह आयोजित करना, यह अपनी नीयत का प्रदर्शन है। और आखिरी 30 दिन गहन संपर्क के लिए हैं, हर दरवाजे तक पहुंचकर रिश्ता बनाना। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं,
ये शासन चलाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब हम लोगों की बेहतर सेवा के लिए जानकारी और डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने हर काम को कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकाना होगा। वो सिद्धांत है गोपनीयता और सहमति। हमारे कानूनों के तहत डेटा लोगों का है। एक बेहतर क्षेत्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हमेशा उनकी गरिमा का सम्मान करते हुए और उनकी इजाज़त से ही किया जाना चाहिए। विश्वास इसी नींव पर बनता है। तो हम वापस इस क्षेत्र की मूल प्रकृति पर आते हैं। क्या ये अस्थिरता, ये लगातार बदलाव एक खतरा है या एक कमजोरी? मैं तो कहूंगा कि ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक अवसर है। ये एक सशक्त, जागे हुए वोटर का एक सकारात्मक संकेत है जो जवाबदेही की मांग करता है। वे लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं, जो सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाते हैं कि वे लोगों की सेवा के लिए हैं, उन पर शासन करने के लिए नहीं। आगे का रास्ता शॉर्टकट का नहीं, बल्कि बिना थके, व्यवस्थित और ईमानदारी से काम करने का है। स्थायी राजनीतिक सफलता के लिए लगातार मौजूदगी, आसान पहुंच और नौकरियों, कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसे स्थानीय मुद्दों पर एक साफ विजन की जरूरत होती है। इसके लिए एक नेता को अपने क्षेत्र का चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर यानी मुख्य शिकायत अधिकारी बनना पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसका दरवाजा और जिसका दिमाग हमेशा खुला हो, जो हमेशा सुन रहा हो और हमेशा जवाब दे रहा हो। लोग देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सब कुछ याद रखते हैं और हर 5 साल में वे पूरी स्पष्टता के साथ बोलते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो बोलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि उनकी बात सच में सुन कौन रहा है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है और नागदा खाचरौद में इसका जवाब हर चुनाव में गूंजता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 400 401 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।